नेक्स्ट जो मॉडल है हमारा एटॉमिक मॉडल वो है बोर्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो भी कमियां थी, जो भी ड्रॉबैक्स थे, उनको दूर करने के लिए, साथ में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था नील्स बोहर। उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया विच इज कॉल्ड एज द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब इस मॉडल के कौन कौन से पोस्टुलेट्स थे उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला पोस्टुलेट ये था कि कोई भी पर्टिकुलर एटम की बात की जाए, किसी भी पर्टिकुलर एटम में न्यूक्लियस पाया जाता है। बोहर एटॉमिक मॉडल की पहली पॉइंट बताया गया, कोई भी पर्टिकुलर एटम है, किसी भी पर्टिकुलर एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस व्हिच इज सपोज्ड टू बी प्रेजेंट इनसाइड द एटम। ये किसी भी पर्टिकुलर एटम में पाया जाएगा। इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो पाए जाते हैं। किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाएंगे, और इस न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो एटम के साइज के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होता है। एंड दिस न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। तो पहले पॉइंट में बताया किसी भी पर्टिकुलर एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस के अंदर उस न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, साथ में इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम। साथ में बताया गया न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट में बताया गया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट शेल्स होते हैं, और उन शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके रिवॉल्व करते हुए पाए जाते हैं। इट वाज द सेकेंड पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट में ये बताया गया किसी भी पर्टिकुलर एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट शेल्स पाए जाते हैं, और उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि प्लैनेट्स, डिफरेंट प्लैनेट्स जो होते हैं ना वो आपके रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में अराउंड द सन। इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन्स आल्सो टेंड्स टू रिवॉल्व अराउंड द एटम इन सर्कुलर पाथ। साथ में इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में एक स्पेसिफिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। एक स्पेसिफिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है इन बिटवीन न्यूक्लियस एज वेल एज द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द डिफरेंट शेल्स। जैसे ये न्यूक्लियस है, हर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा बाय स्पेसिफिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस। ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है, सेंट्रीफ्यूगल जो आपका फोर्स है ना उसके बराबर होता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स पर अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में भी एक स्पेसिफिक फोर्स वर्क करता है व्हिच इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट में बताया गया कि हमें पता है न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट सर्कुलर पाथ्स पाए जाते हैं, डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स पाए जाते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को mvr से रिप्रेजेंट करते हैं, जिनका एंगुलर जो मोमेंटम होगा वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्या बताया गया, किसी भी पर्टिकुलर एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यहाँ पर जो m है इट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, r इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, और जो n है, n कोई भी स्पेसिफिक नंबर हो सकता है। पहले वाले शेल के लिए n की वैल्यू 2 होगी, इट इज अ इंटीजर। ठीक है, सेकंड शेल के लिए 2 होगी, थर्ड शेल के लिए 3 होगी। इसका मतलब जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज का मतलब ये हो गया कि h/2π का n टाइम्स मल्टीपल होता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में मैंने बताया केवल कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन दोज ऑर्बिट्स ओनली हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। अब तीसरा पॉइंट है वो स्पेसिफिक ऑर्बिट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, उन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स को हम लोग कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स। Those specific orbits in which the electron revolve around the nucleus are called as the stationary orbits. अब अगर कोई भी पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉन है ना वो न्यूक्लियस के चारों तरफ उन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में ही केवल अगर रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब ये है ना तो वो एनर्जी को लूज कर रहा है और ना ही वो एनर्जी को गेन कर रहा है। और साथ में ऐसे स्टेशनरी ऑर्बिट्स को हम ये बोलेंगे
इस प्रकार की जो स्टेट होगी इट इज कॉल्ड एज द ग्राउंड स्टेट और इट इज कॉल्ड एज द नॉर्मल स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब ये है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है और ना वो एनर्जी को एमिट कर रहा है ना वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि वो जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना वो ग्राउंड स्टेट में है, वो नॉर्मल स्टेट में है। ठीक है, तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया। इसके बाद अगर मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करता हूं तो फिफ्थ पॉइंट बताया गया हर एक स्टेशनरी जो ऑर्बिट होता है इट इज एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर एक मतलब इस ऑर्बिट में एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी, इस ऑर्बिट में एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी, इसके बाहर भी जो ऑर्बिट्स होंगे उनमें एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी। तो कहने का मतलब है हर एक स्टेशनरी ऑर्बिट जो होता है इट इज सपोज टू बी एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। Greater the distance between nucleus as well as the electron present in a particular shell. So greater the distance of a particular shell or orbit from the nucleus, more will be the energy associated with it. तो मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल में पाए जाने वाले किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट का या किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट का, उतना ज्यादा क्या होता है एनर्जी होगा उस पर्टिकुलर ऑर्बिट का। मींस मोर द डिस्टेंस in between nucleus as well as orbit, more will be the energy associated with it. और इन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स को इसी वजह से हम लोग कहते हैं they are called as energy levels, इनको energy levels कहते हैं, which can be represented by K shell, L, M, N and up to so on. K shell के लिए जो N होता है N उसकी वैल्यू 1 होती है, L shell के लिए 2 होती है, M के लिए 3 होती है, N के लिए 4 होती है। तो अगर हम अंदर से बाहर जाएंगे तो जो एनर्जी का ऑर्डर होगा E1, पहले वाले ऑर्बिट की एनर्जी E1 कहलाएगी, दूसरे वाले की E2 कहलाएगी, तीसरे वाले की E3 कहलाएगी, चौथे वाले की E4 कहलाएगी। कहने का मतलब है अंदर से बाहर जाने पर जो आपके एनर्जी लेवल्स हैं, है ना, जो एनर्जी लेवल्स हैं या जो आपकी एनर्जी है डिफरेंट ऑर्बिट्स की वो आपकी बढ़ती है। तो ये पांचवा पॉइंट है। अब सिक्स पॉइंट में है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो बाहर वाले ऑर्बिट से अंदर वाले ऑर्बिट में आ रहा है या अंदर वाले ऑर्बिट से बाहर वाले ऑर्बिट में आ रहा है, तो या तो वो एक स्पेसिफिक अमाउंट में एनर्जी को एमिट करेगा या वो एक स्पेसिफिक अमाउंट में एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं द एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन कैन अकर ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अदर स्टेशनरी ऑर्बिट। कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉन है ना, अगर वो एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट में ट्रांसफर होता है तो उस कंडीशन में आपकी जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होगी या एमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और जो डेल्टा ई होगा, जो एनर्जी चेंज होगा, इट विल बी इक्वल टू ई हाई। ई हाई का मतलब हो गया द एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी लेवल एंड माइनस ई लो। ई लो का मतलब है द एनर्जी लेवल ऑफ लो एनर्जी लेवल, और डेल्टा ई आपका एच न्यू के बराबर होता है। ठीक है, अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। सपोज ये न्यूक्लियस है, इस डायग्राम को हम इस तरह से दिखा दे रहे हैं। इट इज द फर्स्ट शेल, दिस इज सेकंड शेल, दिस इज थर्ड शेल, दिस इज फोर्थ शेल एंड अप टू सो ऑन। ये पहली शेल है, फर्स्ट शेल है, तो इसके लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसके लिए n की वैल्यू 2 होगी सेकंड शेल के लिए। दिस इज थर्ड शेल, n की वैल्यू 3 हो जाएगी, इट इज फोर्थ शेल, n की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन अंदर वाले ऑर्बिट से बाहर वाले ऑर्बिट में आ रहा है, सपोज ये फर्स्ट ऑर्बिट से आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट में आ रहा है, या कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फोर्थ में आ रहा है, या थर्ड से फोर्थ में आ रहा है, ठीक है, या फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड में आ रहा है, तो आपने देखा अंदर वाले एनर्जी लेवल की एनर्जी कम है, बाहर वाले एनर्जी लेवल की एनर्जी ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा ना, इफ इट इज कमिंग फ्रॉम इनर टू आउटर ऑर्बिट, तो उस कंडीशन में जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा इट टेंड्स टू एब्जॉर्ब एनर्जी। तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तब उसमें टेंडेंसी होगी इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में मूव करने की। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट एनर्जी लेवल में और वो लोअर में जाता है, चौथे वाले से पहले में जा रहा है, या फोर्थ एनर्जी लेवल से सेकंड में जा रहा है, या फोर्थ वाले से थर्ड में जा रहा है, या थर्ड से फर्स्ट में जा रहा है, या फिर थर्ड से सेकंड में जा रहा है, तो उस कंडीशन में आप ये देखेंगे हायर से एनर्जी लोअर एनर्जी लेवल में अगर मूव करेगा, तो उस कंडीशन में आपकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, एमिट होगी। एनर्जी का एमिशन होता है। और अगर लोअर टू हायर में आएगा तो एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब होगी, और ये हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइट हो गया है, और इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइटेड स्टेट में आ गया। मतलब
पहले आपका ग्राउंड स्टेट में था, ग्राउंड स्टेट से आपका इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक्साइट हुआ एंड इट मूव टू द एक्साइटेड स्टेट. So these all are the postulates in which we can explain the Bohr's atomic model. अब इसमें एक important बात ये है कि अगर आपको ये निकालना है कि how many maximum number of lines produced when electron jumps from and energy level to ground state मतलब अगर कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है वो nth एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, किसी हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो उस कंडीशन में इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है n into n-1 divided by 2. दिस इज द फॉर्मूला by which you can calculate the maximum number of lines produced when electron jump from nth energy level to ground state. जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, if the value of n is 4, तो आपकी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस होंगी it will be equal to 4 into 4 minus 1 by 2. तो यानी 4 into 3 by 2 it will be equal to 6. तो ये 6 हो जाएंगे आपके. तो मैंने आपको बताया किस तरीके से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस को कैलकुलेट करेंगे if a particular electron is moving to nth energy level to ground state or to normal state.